आरएल अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो जो हम लेकर आए हैं आपके लिए है वो है एआईबी के एग्ज़ाम में जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन के का संकलन आपके सामने है, या हम ये कह सकते हैं कि एक ही टॉपिक को किस तरीके से एआईबी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है अलग अलग क्वेश्चंस के रूप में, उनका जो एग्जाम्पल होंगे वो आपके सामने होंगे। कुछ क्वेश्चंस जो रिपीटेड हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो जाए। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो होते ही हैं जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं। तो आज की वीडियो रिपीटेड क्वेश्चन की है। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी नए हैं हमारे चैनल पर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि एआईबी के एग्ज़ाम या और भी जो डिस्ट्रिक्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई रिजल्ट हो, उसकी सूचना आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, उसका निश्चय करने के प्रयोजन के लिए या अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है। ये एआईबी 17 में क्वेश्चन आया था और ये जो है एआईबी 15 का जो एग्जाम होता उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अनुच्छेद 145(3) के अनुसार न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या जो ऐसे मामलों को तय करने के उद्देश्य से बैठती है जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कानूनी प्रश्न हैं अथवा अनुच्छेद 143 से संबंधित कोई भी सुनवाई। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 5, 9 है, ऊपर 2, 3, 4 और 5 है। ये क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन का है, 143 से रिलेटेड है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, शुरू के क्वेश्चन का आंसर 5 है और दूसरे का भी 5 ही हो क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें विधि का प्रश्न अंतर्वलित होता है, तो जब ये डिसाइड करने के लिए कोई भी बेंच बैठती है तो उसमें जो न्यूनतम संख्या होती है वो 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आर्टिकल 300A, इसको अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आईआईबी के एग्जाम के हिसाब से ये एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन का ही है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले तो ये देखो पूछे कब कब गए हैं। एआईबी 10 में पूछा गया, 16 में और 17 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार किसी को उसकी संपत्ति के विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। व्यक्ति, नागरिक, विदेशी या भारतीय। इसमें यह बताना है कि ये किस पर एप्लीकेबल होगा, किसी भी व्यक्ति पर होगा या नागरिक पर होगा या विदेशी व्यक्ति पर होगा। अब इसी क्वेश्चन को जो पूछने का तरीका इन्होंने बदल दिया है, फिर क्वेश्चन बनाया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A जो संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। 44वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा, 40 या 51वां। इसको अलग तरीके से पूछा गया है कि अनुच्छेद 300A के तहत संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के लिए प्रदान किया गया कानून है। भूमि का अधिग्रहण, भूमि का कब्जा लेना, मुआवजे का आकलन, मुआवजे के भुगतान, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है, देखिए अब 300A जो एप्लीकेबल होता है, 300A जो एप्लीकेबल होता है ये नागरिकों पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है। दूसरी बात की जा रही है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, भूमि का अधिग्रहण करना मतलब भूमि को ले लेना या उस पर कब्जा कर लेना, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। मुआवजे का भुगतान, मुआवजा दिया जाना या मुआवजे का आकलन कि कितना मुआवजा दिया जाना चाहिए, उपरोक्त सभी या उपरोक्त सभी। यहाँ पर ये आंसर है। तो देखिए आर्टिकल 300A ही है, लेकिन इसके क्वेश्चन को कितनी तरीके से पूछा गया है। ठीक है। इससे पहले 44वें संशोधन से पहले, संविधान संशोधन से पहले ये मूल अधिकार माना जाता था, संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन के बाद इसको यहाँ से हटा दिया गया मूल अधिकार में से और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 300A,
और ये जो भी आपके सामने इससे अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ें। दलील सोदा, जिसे हम प्ली बार्गेनिंग बोलते हैं, सीआरपीसी की बात की जा रही है, से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित कौन से अपराध में लागू नहीं हैं? कहां पर लागू नहीं होंगे? सामाजिक आर्थिक अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध, दोनों ए और बी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यही क्वेश्चन पूछा गया है AIB 10 में कि अपराध दंड सोदा की अवधारणा इनमें से किसके खिलाफ अपराध पर लागू नहीं होती है? एक महिला, एक बच्चा, दोनों ए और बी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर दोनों का ही सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी के निम्नलिखित में से किस धारा के तहत पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी आरोपी को गिरफ्तार कर सकते हैं? ये प्रावधान कौन सी धारा में दिया गया है? 40, 41, 42, 43, या AIB 12 में पूछा गया था, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में किस धारा के अंतर्गत पुलिस बिना वारंट के किसी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है? 40, 41, 42 और 37। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सेक्शन से संबंधित है, जो कि AIB 17 में पूछा गया था। किस अपराध के लिए एक पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है? असंज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध, जमानती अपराध, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है, देखिए शुरू के दोनों में तो धारा 41 है ही सीआरपीसी की, और जो ये लास्ट क्वेश्चन है, जो अगर ऐसा अपराध संज्ञेय अपराध होगा, जब आप धारा 41 को पढ़ेंगे, सेक्शन 41 को पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर संज्ञेय अपराध किया जाता है तो व्यक्ति जो है बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीसी से ही कि सीआरपीसी के निम्नलिखित प्रावधानों में से वह कौन सा प्रावधान है जिसके तहत पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है? कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जो पेश किया जाता है, ऐसा प्रावधान कौन सी सेक्शन में है? तो ऑप्शंस हैं धारा 56, 57, 60 या 70। AIB 13 में पूछा गया था, और AIB 12 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इससे अधिक हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए। देखिए सेक्शन एक ही है, सिर्फ तरीका बदल दिया। देखिए यहाँ पर इसको 24 घंटे बता दी गई, 24 घंटे के भीतर पेश किया जाना है। किस सेक्शन में है ऐसा? और यहाँ है कि कितने घंटे तक, ठीक है, रखा जा सकता है। 12 और 13 लगातार क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि धारा 57 में ये कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर पेश किया जाना जरूरी है, और धारा 57 यानी 57 में ही है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पेश किया जाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के तहत एक व्यक्ति तभी सक्षम गवाह माना जाता है अगर वह बालिग है, वह पागल नहीं है, चरम बुढ़ापे की उम्र वाला नहीं है, उसे दिए गए प्रश्न समझ में आते हैं और अपनी उम्र के बावजूद तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है। 13 में पूछा गया था AIB के 13 जो एग्जाम हुआ था, और 12 में पूछा गया था ये नीचे जो क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 गवाही देने से किसको रोकती है? एक पागल जो सवालों को नहीं समझ सकता, अतिवृद्ध व्यक्ति जो प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, एक निविदा आयु वाला व्यक्ति जो प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, या उपयुक्त सभी। देखिए ये जो हमने इंडियन एविडेंस के क्वेश्चन आपको एक वीडियो में कराए हैं, तो वहाँ पर हमने ये बताया था कि निविदा आयु जो है ये एक मिसप्रिंट है AIB के एग्जाम में ही, हमारा नहीं है, ये AIB के एग्जाम में ही मिसप्रिंट है। वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही इसका गलत प्रिंट किया गया है, क्योंकि इंग्लिश में टेंडर लिखा हुआ है, टेंडर एज, और हिंदी में निविदा आयु जो आपके सामने वो है, जबकि ये टीन एज होना चाहिए था, जिसे हम किशोर बोलते हैं, किशोर आयु ये होना चाहिए था, लेकिन मिसप्रिंट है। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई जब आप सेक्शन 118 को पढ़ते हैं तो उसमें कोई शर्त नहीं लिखी हुई है कि बच्चा दे सकता है गवाही, नहीं दे सकता, कोई बुजुर्ग गवाही दे सकता है, नहीं दे सकता, या कोई पागल, सब लोग गवाही दे सकते हैं। सिर्फ इतनी सी शर्त है कि जो क्वेश्चन उससे किए जा रहे हैं वो उनका सही और तर्कसंगत जवाब दे सके।
उसको वो क्वेश्चन समझ में आए कि उससे पूछा क्या जा रहा है और वो उसका सही जवाब दे। सही से मतलब ये तर्कसंगत जवाब दे, रीजनेबल सवाल दे का जवाब दे। तो उसके अलावा कोई सी भी बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। मेन चीज यही है बस इसमें कि जो भी प्रश्न किया जा रहा है, चाहे वो बालिग हो या नहीं हो, पागल हो या नहीं हो, जो उसको प्रश्न किए गए हैं उम्र के बावजूद तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है। ठीक, किसको रोकती है? एक पागल व्यक्ति को जो सवालों को नहीं समझ सकता, एक अतिवृद्ध व्यक्ति को जो उत्तर नहीं दे सकता, तो इतना ज्यादा बुजुर्ग है वो व्यक्ति कि जवाब ही नहीं दे सकता, एक निविदायु या किशोर व्यक्ति, आयु वाला व्यक्ति जो प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। ठीक है, तो उन सभी को रोकेगी ये। उम्मीद है आप सेक्शन 118 समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा शून्य विवाह से हुए बच्चे को वैधता प्रदान करता है? AIB के 13 में ये पूछा गया था। धारा 11, 13A, 12 या 16। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा यह निश्चित करती है कि एक व्यर्थ मतलब शून्य विवाह से पैदा बच्चा वैध होगा? लेजिटिमेट चाइल्ड की बात की जा रही है कि किसे लेजिटिमेट माना जाएगा, ऐसा प्रावधान कौन सी धारा करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दोनों में ही। और दोनों में देख लेंगे आप कि धारा 16 और धारा 16 यानी कि धारा 16 की बात की जा रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA बोलते हैं कि जिसे किसके तहत अनिवार्य है? भारतीय वन अधिनियम, वायु अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? AIB के 13 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था 14 में। सेम क्वेश्चन था। इसका आंसर है ऑप्शन डी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1986 श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स किस केस से संबंधित है? देखिए, इस क्वेश्चन को भी जैसे अभी हमने पढ़ा था अनुच्छेद 300A को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, इसी तरह से ये केस लॉज है, इसको भी एक अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर पूछा गया किस केस से संबंधित है? ओलियम गैस का रिसाव, गंगा जल की सफाई, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी। एक इंपॉर्टेंट केस है, आप सभी लोग जानते होंगे। इसका जो दूसरा तरीका था, इसका आंसर ओलियम गैस है। ठीक है, ओलियम गैस के रिसाव की बात की जा रही है। अगर क्वेश्चन ये आए कि MC मेहता वाला जो केस है उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था, तो उसे ओलियम गैस का रिसाव की हम बात करते हैं, तो उस गैस का नाम ओलियम गैस था। इसी क्वेश्चन को जो पूछा गया था दूसरे तरीके से वो ये था कि MC मेहता बनाम भारत संघ AIR 1987 का जो केस था श्री राम फर्टिलाइजर्स मुकदमे में, अदालत ने यह फैसला किया कि उस केस में क्या फैसला आया था? उद्योजक उन सभी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सख्ती से और पूरी तरह से उत्तरदायी है जो जहरीली गैस के रिसाव की दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं, और इस तरह की देनदारी ऐसे किसी भी अपवाद का अधीन नहीं है जो अप्रत्यक्ष रूप से कठोर दायित्व के अत्याचारी सिद्धांत का संचालन करती है। खतरनाक जानवर का मालिक उन सभी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सख्ती से और पूरी तरह से उत्तरदायी है जो इस खतरनाक जानवर के छूटने की दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं, और इस तरह की देनदारी जो प्रत्यक्ष रूप से कठोर दायित्व के अत्याचारी सिद्धांत का संचालन करती है किसी भी अपवाद के अधीन नहीं है। उद्योजक उन सभी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सख्ती से और पूरी तरह से उत्तरदायी है जो जहरीली गैस के रिसाव की दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं, और इस तरह की देनदारी उन सभी अपवादों के अधीन है जो प्रत्यक्ष रूप से कठोर दायित्व के अत्याचारी सिद्धांत का संचालन करती है। लास्ट ऑप्शन है, एक कंपनी या निगम एक राज्य या राष्ट्र नहीं है और इसलिए लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली जहरीली गैस के रिसाव के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, उद्योजक उन सभी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सख्ती से और पूरी तरह से उत्तरदायी है जो जहरीली गैस के रिसाव की दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं, और इस तरह की देनदारी ऐसे किसी भी अपवाद के अधीन नहीं है जो अप्रत्यक्ष रूप से कठोर दायित्व के अत्याचारी सिद्धांत का संचालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है
और सिर्फ AIB ही नहीं, बाकी कॉम्पिटिशन के एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। क्वेश्चन है, एक मूक गवाह ने खुली अदालत में लिखित रूप में अपना साक्ष्य दिया, ऐसे सबूतों को माना जाएगा। मूक गवाह, एक ऐसे व्यक्ति की बात की जा रही है जो बोलने में सक्षम ना हो, जिसे हम साधारण भाषा में गूंगा व्यक्ति बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति गूंगा हो और वो लिखित रूप से अपना साक्ष्य देता है तो ऐसे साक्ष्य को क्या माना जाता है? मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, प्रधान साक्ष्य या प्रधान साक्ष्य। AIB 14 में ये एग्जाम में ये पूछा गया था और AIB 13 में ये पूछा गया था कि कोई गूंगा गवाह अदालत में लिखित रूप में अपने सबूत दे सकता है, इस तरह के साक्ष्य को माना जाएगा। मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य या प्राथमिक साक्ष्य। देखिए होता क्या है कि हम ये लगाते हैं अपना अंदाजा कि जब कोई गूंगा व्यक्ति है, बोल नहीं सकता है और वो लिख कर दे रहा है, तो लिखकर वो किस पर देगा? एक पेपर पर देगा। और जो पेपर के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो दस्तावेजी माने जाते हैं, डॉक्यूमेंट माना जाता है उनको। जो पेपर होता है उसको डॉक्यूमेंट माना जाता है। जो लिख कर दे रहा है तो दस्तावेजी साक्ष्य कैटेगरी में आना चाहिए। लेकिन एक स्पेसिफिक जब हम बात करते हैं गूंगे व्यक्ति की, तो ये उस कंडीशन में नहीं आता है, इसको मौखिक साक्ष्य माना जाता है। इसका आंसर होगा मौखिक साक्ष्य, इसको ध्यान में रखेंगे। ये रहा इसका आंसर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 299 और 300 के बीच का भेद मेलविल जे, मतलब जस्टिस की बात की जा रही है, द्वारा किस में स्पष्ट किया गया था? 299 और 300 IPC के सेक्शन हैं, जिसमें एक कल्पेबल होमिसाइड और दूसरे मर्डर की बात की जाती है। तो ये जो डिफरेंस दिया गया था, ये कौन से केस में दिया गया था? इसका ऑप्शन से रेग बनाम गोरचंद गोपे, रेग बनाम गोविंदा, गोविंदा बनाम रेग, रेग बनाम हेवर्ड। इसी को दूसरे तरीके से पूछा गया था। केस यही है और कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखेंगे। देखिए रेग वर्सेस गोविंदा बहुत फेमस केस है और एग्जाम में भी आपके ये रिपीट हुआ है, तो आगे भी हो सकता है। और अगर AIB में ना भी हो तब भी आप किसी और कॉम्पिटिशन के एग्जाम में दें तो वहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें। ऐसा भी हो सकता है कि अब के बार आपसे केस ना पूछकर ये पूछ लिया जाए कि इसमें कौन जस्टिस कौन थे। ठीक है, तो जस्टिस मेलविल थे, इसका ध्यान रखेंगे। इसका आंसर ऑप्शन बी, रेग वर्सेस गोविंदा, फेमस केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिम रेस इप्सा लोक्यूटर का अर्थ है। देखिए 2 बार पूछा गया, 13 और 16 में। इसके ऑप्शन से वस्तु स्वयं बोलती है, जहां अधिकार है वहां उपचार है, जहां उपचार है वहां अधिकार है, जहां कोई दोष नहीं है वहां कोई उपचार नहीं है, या चीजें खुद की कहानी बोलती हैं, जहां सहमति है यहाँ कोई चोट नहीं है, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो एक कॉमन सा आंसर तो आपको यहीं से मिल जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वस्तु स्वयं बोलती है। मतलब जो परिस्थितियां होती हैं एक तरह से वो खुद बताती हैं, चीजें खुद की कहानी बोलती हैं। लगा लेते हैं ना अंदाजा कि भाई ऐसी परिस्थितियां थी तो ये हुआ होगा, तो ये मैक्सिमम उसी की बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस निम्नलिखित में से किस सूत्र पर आधारित एक ऐतिहासिक केस है? डेमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डेमनम, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, ऑडी अल्ट्रम पार्डम। 17 में पूछा गया था, इंजूरिया साइन डेमनम पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख मामला है? देखिए 2 फेमस केस हैं, एसबी बनाम वाइट और ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल। ठीक है, ये मैक्सिमम चलती है, डेमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डेमनम। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ इनके एक एक केस ही याद करने हैं। एक तो इंजूरिया साइन डेमनम का याद कर लो और एक डेमनम साइन इंजूरिया याद कर लो, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका आंसर देख लेते हैं। इनका आंसर ए कि ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल जो है वो डेमनम साइन इंजूरिया से संबंधित है। ग्रामर स्कूल डेमनम साइन इंजूरिया से है और इंजूरिया साइन डेमनम, अब इंजूरिया पहले आ गया, साइन डेमनम पीछे हो गया, तो ये एसबी बनाम वाइट है। उम्मीद है कोई इतना टेक्निकल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडी अल्ट्रम पार्डम का अर्थ है। देखिए मैक्सिम रिपीट हुई है। ठीक है, इसमें व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। एक निर्णय प्राधिकरण को सकारण आदेश अवश्य देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने अभियोग में न्यायाधीश नहीं हो सकता। किसी को भी न्यायालय से डरना नहीं चाहिए। देखिए आप याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन मैक्सिम में खासकर ये होता है कि कैंडिडेट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं
कि पढ़ तो रखा है लेकिन है क्या वो पता नहीं, तो भाई प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के अलावा और कोई तरीका नहीं है। बार बार पढ़िए, एक बार जहन में बैठ जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा, तो फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऊपर ए और नीचे बी, क्योंकि दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता, किसी को भी बिना सुनवाई की सजा नहीं दी जा सकती। देखिए, एक नेचुरल लॉ का एक रूल है, नेचुरल लॉ का, और हमारे समाज में भी यही होता है। और आपको भी सजेशन यही है कि कभी भी किसी एक साइड की बात सुनकर आप फैसला नहीं ले सकते कि कौन सही है और कौन गलत। दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का, और ये नेचुरल लॉ का रूल है। इसलिए कहा जाता है जुडिशरी में कि भाई दोनों पक्षों की बात सुनो, दोनों पक्षों की बात सुनो, उसके बाद में नेचुरल लॉ कहता है कि दोनों की बात सुनो, उसके बाद में डिसाइड करो कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, और इंडियन जुडिशरी इसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा रेस जेस्टे के अंग्रेजी सिद्धांत पर आधारित है? AIB 10 में पूछा गया था, उसके बाद फिर 17 में पूछा गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। सेक्शन 6 रेस जेस्टे के बारे में बात करती है, इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की के बीच दिया गया है, किन धाराओं के बीच में यह अधिकार दिया गया है? सेम क्वेश्चन है, 13 और 17 में पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन जो 96 to 106 है, वहाँ पर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार दिए गए हैं। और ये प्राइवेट प्रतिरक्षा के जो अधिकार है वो शरीर और संपत्ति दोनों के संबंध में है, जिसके प्रावधान 96 to 106 तक दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबिजस इबी रेमिडियम का सिद्धांत इसमें स्वीकृत हुआ है। इसके ऑप्शन हैं विंटर ब्रोडन बनाम राइट, चैंपमैन बनाम पिकर्सगिल, एसबी बनाम वाइट, राइलेंस बनाम फ्लेचर। 17 में पूछा गया था। लैटिन मैगजीन ओबिजस इबी रेमिडियम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? यहाँ पर इसकी मीनिंग पूछ ली, वहाँ पर केस पूछ लिया कि किस केस में ये डिसाइड हुआ था। इनका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी, एसबी बनाम वाइट में ये सिद्धांत स्वीकृत हुआ था, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केस के संदर्भ में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के सेक्शन 66A को आर्टिकल 19(1)A और आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत खारिज किया या खत्म किया गया? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है 66A पर, काफी फेमस केस है। और देखिए, AIB के 15 में ही इस एक ही पॉइंट को 2 बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। एक ही उसमें AIB 15 में ये 2 जगह इन्होंने पूछा। एक बार तो आर्टिकल के बारे में पूछ लिया कॉन्स्टिट्यूशन के, दूसरा इन्होंने 66 को असंवैधानिक ठहराया गया, किस केस में कहा गया? तो इसका आंसर है श्रेया सिंघल बनाम महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र का एक केस था, बड़ा फेमस केस हुआ था, बहुत हाईलाइटेड केस था उस टाइम, उस समय का ये, तो इसलिए इसे पूछा गया था। और अभी भी आगे भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि आज भी ये कई तरह के एग्जाम में ये केस पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट नहीं है, ये यही क्वेश्चन है जिसको इन्होंने एक बार और पूछा था AIB 13 में। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 66A को अवैध करार दिया गया था। देखिए, श्रेया सिंघल बनाम भारतीय संघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर दायित्व का नियम किस निर्णय पर आधारित है? देखिए, कठोर दायित्व, सख्त दायित्व, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के नाम से जाने जाते हैं, एक ही चीजें हैं। 12, 13 और 16 में पूछा गया है। बहुत फेमस केस है और रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। केस के नाम पूछे गए हैं। एक जगह देखो, यहाँ पर इन्होंने केस का नाम दे दिया है। यहाँ तो पूछा कठोर दायित्व का सिद्धांत किस में आया, और यहाँ इन्होंने केस का नाम दे दिया और कहा कि इससे कौन सा सिद्धांत निकला है। इसका आंसर है रायलैंड वर्सेज फ्लेचर के केस से जो कठोर दायित्व का है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कठोर दायित्व का सिद्धांत है, वो रायलैंड बनाम फ्लेचर पर आधारित है।
सख्त दायित्व एक ही चीज है, सख्त दायित्व। कौन सा अग्रणी मामला है? रायलैंड वर्सेज फ्लेचर, ऑप्शन डी। यहां पर सी ये आ ही गया। अब देखिए इस केस को कैंसिल कर दिया गया था AIB 12 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसके जो ऑप्शन थे वो सही नहीं थे। या तो पूर्ण दायित्व की बात की गई, पूर्ण दायित्व होता है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट हो गया, फाइनेंशियल हो गया और रिप्रेजेंटेटिव हो गया। लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं था, क्योंकि ये बात की जाती है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होता है, वहां पर सख्त दायित्व होता है या कठोर दायित्व होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवक्ता अधिनियम का कौन सा अनुभाग अधिवक्ताओं को दुराचार के लिए सजा देता है? कदाचार के लिए अधिवक्ताओं के लिए सजा अधिवक्ता अधिनियम 1961 द्वारा परिभाषित की गई है। राज्य विधिक परिषद को अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 के तहत अधिकार है कि वह, ये ऑप्शन दे रखे हैं इसमें क्या क्या है। तो देखिए इसमें समझाने वाली चीज जो है, एक तो ये देख लीजिए, यहां जो ये अनुभाग की बात की जा रही है इसका अर्थ है धारा। सेक्शन की बात की जा रही है। कभी कभी कंफ्यूज होंगे कि अनुभाग क्या है। जब आप इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो वहां पर आपको सेक्शन दिखाई देगी, क्योंकि अनुभाग हम पढ़ते नहीं है या रेयरली हमें कहीं दिखाई देगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जब इसके हम ऑप्शन देखेंगे हमें वहां से भी एक आइडिया लग जाएगा कि जब धाराएं आ रही हैं तो इसकी ये धारा के संबंध में बात की जा रही है। ठीक है, इसका आंसर है, ये रहे आंसर आपके सामने, बी धारा 35, सी धारा 35, और यहां पर इन्होंने धारा 35 को ओपन कर दिया। धारा 35 के अंदर ये दिया हुआ है प्रावधान की, अगर जो कोई अधिवक्ता दुर्व्यवहार करता है, आप AIB का एग्जाम देने जा रहे हैं तो अब ये चीज समझिए कि इस तरह का अगर कोई भी अधिवक्ता इस तरह कोई दुराचार करता है या कदाचार करता है, ठीक है, जो कि उसको, जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो एज एन एडवोकेट है, उसकी लाइबिलिटी उसको फुलफिल नहीं करता है, तो उसको इनके आधार पर पनिशमेंट मिल सकता है। क्या क्या लग सकता है कि राज्य विधिक परिषद, बार काउंसिल को ये राइट है कि कौन सा, कि वकील को फटकार लगाए, ऐसे समय अवधि के लिए जो है उचित समझे अभ्यास से अधिवक्ता को निलंबित करे, यानी कि सस्पेंड भी किया जा सकता है अधिवक्ता को प्रैक्टिस से, और उनका नाम भी हटाया जा सकता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी, ये सारे कार्य किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेश 6 के अनुसार अभिवचन का तात्पर्य है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और सभी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मीनिंग क्या है, क्या तात्पर्य है इसका? अभिवचन का बात की जा रही है, अभिवचन की, कि अभिवचन से क्या तात्पर्य? शिकायत, कंप्लेंट हम जिसको बोलते हैं, लिखित कथन, शिकायत और लिखित कथन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सेम क्वेश्चन पूछा है, अभिवचन का क्या मतलब है? वादपत्र और लिखित पत्र, केवल वादपत्र, लिखित बयान, अधिवक्ता द्वारा मौखिक बयान। तो देखिए इसके ऑप्शन यही है, सी और ए, मतलब कोई भी कंप्लेन हो या रिटर्न जो अपना स्टेटमेंट देता है, कोई भी वादपत्र दाखिल करता है, तो अभिवचन दोनों की दोनों कंडीशन में आता है। शिकायत भी उसी के अंतर्गत आती है और लिखित कथन भी उसी कैटेगरी में माना जाता है। अभिवचन में दोनों के दोनों इंक्लूड होते हैं। जब आप CRPC पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वहां पर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो आपको बैरेक्ट खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पर जो बैरेक्ट होगा उसके शुरू में ही आपको फ्रंट पेज पर ही लिखा हुआ होगा, ठीक है, जब एविडेंस एक्ट है वहीं पर लिखा हुआ है कि कब है। तो क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 वहीं पर लिखा हुआ होता है। उसके आदि कब से लागू हुआ, तो उसके लिए पहला पेज, पहली सेक्शन पर ही, पहली सेक्शन नहीं पहले पेज पर ही लिखा रहता है कि कब से लागू हुआ। ठीक है, बस डेट में कंफ्यूज मत होना। कभी कभी जल्दी में हम क्या करते हैं कि जो उसकी डेट होती है बनने की, वो कब बनकर तैयार हो, उसमें हम गलत मार्क कर देते हैं, तो उसका ध्यान रखना, वो नहीं करना है। ठीक है, तो क्योंकि बना तो ये 15 मार्च 1872 को था और ये एप्लीकेबल 1 सितंबर को हुआ था। ठीक है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, 1872 इसमें आ जाएगा। ठीक है, आंसर देख लेते हैं, ये रहे बी 1872 और डी 1 सितंबर 1872 से पूरी तरह से लागू हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम के तहत कोर्ट में शामिल है कि किसको हम कोर्ट कहेंगे? सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट, सभी मध्यस्थता और भी दोनों। 11 में पूछा गया था और सेम यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था 13 में। जैसे ही सेक्शन 3 आप खोलते हैं तो सेक्शन 3 का जो पहला पॉइंट है, ठीक है, उसी में आपको ये समझ में आ जाएगा, वहीं पर इसका आंसर है। ऑप्शन है डी, मध्यस्थ जो होते हैं, मध्यस्थों को जो है कोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो ये थे आपके रिपीटेड क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जो विचार हैं, जो सजेशन है, वो हमें ज़रूर दें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।